Friends, I am Ratish Kumar and today I will discuss about second part of power sharing. Second part of the topic power sharing. In my first video I discussed about power sharing. What is power sharing? So in that video I told that power sharing is distribution of power or delegation of power among either different levels of government, different layers of government, or it is a sharing of power between different social groups, between different political parties, between different communities. So all these things comes under power sharing. Now today we will discuss about majoritarianism in Sri Lanka. Today we will discuss about majoritarianism in Sri Lanka. Majoritarianism means Bahusanghyakvad, and in my last video also, part 1 also, I discussed about a meaning of majoritarianism, Bahusanghyakvad. हम लोग ये श्रीलंका में कैसे प्रैक्टिस हुआ, उन लोगों ने कौन कौन सा कानून बनाया, क्या एक्ट लाया, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बेल्जियम का सोशल कॉम्पोजिशन डिस्कस किया था, श्रीलंका का सोशल कॉम्पोजिशन डिस्कस किया था। हमने देखा था कि श्रीलंका में मेजॉरिटी सिहला स्पीकिंग पीपल का है, वो लोग 75% उनकी पॉपुलेशन है, ये पूरा येलो पार्ट, और बाकी के पॉपुलेशन ग्रुप में 18% तमिल है, जो कि श्रीलंकन तमिल भी है और इंडियन तमिल भी है। और तमिल में भी दो तरह के लोग हैं, या तो हिंदू तमिल है या फिर मुस्लिम तमिल है। और सिहला में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, और इनके अलावा 7% ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, दे आर क्रिश्चियन and they speaks both language. Some Christians speak Tamil language, some Christians speak Sinhala language. But in this part, we will see how Sri Lanka practiced majoritarian policy. What Sri Lanka did. श्रीलंका ने ऐसा क्या किया जिस वजह से वहाँ पे तमिल लोग का रिवोल्ट हो गया। Sri Lanka started majoritarian policy from 1956. From 1956, in its constitution, different type of provisions introduced by Sinhalese majority government, and all these laws were aimed to crush the Tamil and to make Sinhalese as the dominant group in the society. They debarred equal opportunity for Tamils. उन लोगों ने वन बाय वन ऐसा लॉ लाया जिसके वजह से तमिल लोगों ने in the starting Tamil protested very peacefully. They formed political parties, but Sinhalese majority government didn't listen to them, and ultimately they started fighting with arms and civil war broke out. So first majoritarianism policy of Sri Lanka we have to understand. Majoritarianism policy of Sri Lanka. In 1956 they recognized Sinhala as the only official language. सिहला को ही केवल अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, एंड दे डिसरिगार्डेड तमिल। तमिल लोगों को कोई उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं माना गया। इसके अलावा दे फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जितने भी यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन है, चाहे वो प्रोफेसर का हो या गवर्नमेंट जॉब में, ये सिहला एप्लीकेंट्स को ही फेवर कर रहे थे। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट कर रहा था, बुद्धिज़्म को बढ़ाने की बात थी। वहाँ पे सभी धर्म को नहीं देखा गया, जो तमिल की धर्म थी, हिंदू और मुस्लिम धर्म था, उसको ना देख करके सिर्फ सिहला लोगों की जो धर्म थी बुद्धिज़्म, उसको सिर्फ प्रोटेक्ट और फोस्टर करने का
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें डाली गई। सो इसके अलावा आफ्टर दैट ड्यू टू ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल्स इमर्ज। श्रीलंकन तमिल्स लोग को ऐसा लगने लगा कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, उन्हें एलियनेट किया जा रहा है, समाज से उन्हें बाहर किया जा रहा है। और उन लोगों ने साथ में ये भी देखे कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो भी बुद्धिस्ट सिहला लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनके कोई भी लीडर उनकी डिमांड को नहीं समझ रहे हैं। दे आर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। Tamils started thinking that Buddhist Sihela leaders and all political parties led by them, they are not sensitive to their language, to the Tamil language. They are not sensitive to Tamil language and culture. इससे उनमें क्या हुआ कि उनको और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो डिनाई करने लगा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा जॉब से और सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से उन्हें इग्नोर किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, इस वजह से धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द रिलेशंस बिटवीन तमिल एंड सिहलीज, रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिहला कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. काफ़ी तमिल लोगों ने कोशिश किया कि एक पार्टी बना करके स्ट्रगल करके तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और उन लोगों की ये भी डिमांड थी कि जिस एरिया में तमिल ज़्यादा रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका, ये है नॉर्दर्न श्रीलंका और ये है ईस्टर्न श्रीलंका, इस एरिया को एक रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए और रीजनल ऑटोनॉमी में इनकी अपनी एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट हो जो कि तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करे, तमिल कल्चर को भी केयर करे। इनकी ये भी डिमांड थी, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। और अपॉर्चुनिटी जो है जॉब प्राप्त करने में, नौकरी मिलने में, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ये इनकी डिमांड थी। But unfortunately none of their demand were fulfilled, accepted by Sinhalese government. उनकी किसी भी डिमांड को सिहली लोगों ने नहीं माना। ये बार बार डिमांड किए, बार बार उनको डिनाई करते गए सिहली गवर्नमेंट। तो बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन लोगों ने फॉर्म किया और अंत में उनकी डिमांड हो गई इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। एक अपना देश बनाने का इनका डिमांड हो गया जिसका नाम था तमिल ईलम, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका का पार्ट था। इसके बाद से आफ्टर दैट डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का जो रिश्ता है बिल्कुल ख़राब हो गया और इससे बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों देशों में, दोनों में, तमिल में और सिहलीज लोगों में। और इससे एक सिविल वार हो गया और जिसके वजह से बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए। Many thousands of people were killed, many families were forced to leave the country as refugee. उनको दूसरे देश में जाना पड़ गया, शरण लेना पड़ गया बहुत सारे फैमिली को। उनकी सारी लाइवलीहुड ख़त्म हो गई। बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ वार, सिविल वार चल रहा था और इस वजह से वहाँ पे एक टेरेबल सिचुएशन हो गया एंड वहाँ का सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ कम्प्लीटली डिसरप्टेड। और कंट्री का पूरा जितना भी सामाजिक, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ है डिसरप्ट हो गया। तो ये इसका इफेक्ट होता है, मेजोरिटेरिज्म का इफेक्ट। सो माय क्वेश्चन इज राइट नाउ, माय क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, explain majoritarianism in Sri Lanka, write its impact। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका को एक्सप्लेन करना है और उसका क्या असर पड़ा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये लिखना है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका।
and at the same time we will see the another model, that is accommodation in Belgium. accommodation in Belgium. बेल्जियम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे दो तरह के लिंग्विस्टिक ग्रुप है मेन, इसके अलावा थर्ड भी है। ऊपर के पार्ट में, जिसके ऊपर का पार्ट है फ्लेमिश रीजन, उसमें डच लोग सिर्फ रहते हैं। नीचे के पार्ट में जो वैलून रीजन है उसमें फ्रेंच लोग रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और इधर एक जर्मन स्पीकिंग पीपल, कुछ लोग 1% है। तो 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग जो नीचे वाले स्टेट में रहते हैं। ऊपर के स्टेट में फ्लेमिश स्टेट में, फ्लेमिश रीजन में डच है। तो डच की पॉपुलेशन पूरे बेल्जियम में 59% है और फ्रेंच की पॉपुलेशन 40% है। इसके अलावा ब्रुसेल है, ब्रुसेल में 20% डच स्पीकिंग है और 80% फ्रेंच स्पीकिंग है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और 1% जर्मन स्पीकिंग है जो ईस्टर्न साइड में रहते हैं, जर्मनी के बॉर्डर के पास। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी पहले कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि मेजॉरिटी डच, माइनॉरिटी फ्रेंच से इकोनॉमिकली पीछे थे। और यहाँ पे डच लोग मेजॉरिटेरिज्म का पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किए। दोनों ग्रुप, सोशल ग्रुप ने, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप ने एक दूसरे को अकोमोडेट किया। और वहाँ पे 4 times constitution change to follow the between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times। 4 बार उन लोगों ने अपने constitution को बदला और धीरे धीरे उन लोगों ने पूरा एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया जिसको कहते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। उनकी एकोमोडेशन मॉडल का फर्स्ट एस्पेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ के पूरे कंट्री से चुन के आता है, वहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का इक्वल नंबर होगा। हालांकि डच मेजोरिटी में है, 60% डच है, 40% फ्रेंच है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। डच ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा कुछ स्पेशल लॉ डाला गया जिसको कि मेजोरिटी मेंबर्स हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के, मतलब चाहे डच का ग्रुप हो, चाहे फ्रेंच हो या जर्मन ग्रुप हो, उसके मेजोरिटी के द्वारा वो लॉ पास होगा। ये कुछ स्पेशल लॉ था जो कल्चर वगैरह से रिलेटेड लॉ। और सेंटर में दोनों ने एक दूसरे को एकोमोडेट किया। मेजॉरिटी डच ने माइनॉरिटी फ्रेंच को एकोमोडेट किया और इक्वल मिनिस्टर्स को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया। जो वहाँ के 2 स्टेट गवर्नमेंट थे, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा पावर दिया, जिसे फेडरलिज्म कर सकते हैं। तो ये पावर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रखा गया। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म का भी मॉडल रखा गया। और इसके अलावा ब्रुसेल्स, जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, कैपिटल ब्रुसेल, उसका अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट हुआ जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच रहते हैं, 20% डच रहते हैं, लेकिन फ्रेंच लोगों ने डच लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया क्योंकि सेंटर में डच ने फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था। इससे और दोनों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ। और इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे हुआ, तीसरा तरह का गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का गवर्नमेंट था, मतलब तीनों लैंग्वेज का अपना अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, जो कि मेजॉरिटी उस लैंग्वेज ग्रुप के मेजॉरिटी के द्वारा इलेक्ट होगा। जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग पीपल का अपना मेजॉरिटी से वो गवर्नमेंट चलेगा। और इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं वो लोग, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में हो, वो उस गवर्नमेंट के एक पार्ट मेंबर थे, वो उसमें वोट दे सकते हैं। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगी, ताकि सभी
लिंग्विस्टिक ग्रुप का कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन रह जाए, उनका लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे कोई ये दूसरा ग्रुप इल्ज़ाम नहीं लगा, उनको अपना अपना लैंग्वेज ग्रुप में अपना लॉ बनाने का उनको राइट्स दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में। तो हम लोग को बेल्जियन मॉडल हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा काम किया और इसके वजह से वहाँ सिविल स्ट्राइफ नहीं हुआ, सिविक स्ट्राइफ नहीं हुआ, एक तरह का सिविल वार नहीं हुआ और दोनों मेजर कम्युनिटीज़ का डिवीज़न नहीं हुआ और पीस प्रिवेल्ड इन बेल्जियम फॉर लॉन्ग टाइम। एंड इवन व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म दे एक्सेप्टेड ब्रुसेल एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट भी बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में रखा गया। तो ये है बेल्जियम का एकोमोडेशन मॉडल। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एक्सप्लेन accommodation in Belgium. Write its advantage. Write its advantage. So now students, our part 2 is going to be completed. So on next part of the video we will discuss about why power sharing is desirable, forms of power sharing. So now you have to complete your homework and goodbye till then. I will send next video very soon. Thank you.